नमस्कार। आज हम इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स की एक बड़ी उथल-पुथल पर बात कर रहे हैं। हाँ, सेबी का वो फैसला है ना, जेन स्ट्रीट पर बैन। एग्जैक्टली। ये सिर्फ बड़ी रकमों या हेडलाइंस की बात नहीं है। ये हमारे मार्केट्स की इंटीग्रिटी, भरोसे की बात है। और उन लाखों रिटेल इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन का सवाल भी, जो अपनी फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए इन मार्केट्स पर डिपेंड करते हैं ना। तो हुआ क्या है एग्जैक्टली? सेबी ने जेन स्ट्रीट पर मार्केट मैनिपुलेशन का चार्ज लगाया है, स्पेसिफिकली इंडियन डेरिवेटिव्स मार्केट में। हाँ, बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 इंडेक्स ऑप्शंस को टारगेट किया गया, ऐसा कहा जा रहा है। पर ये किया कैसे गया? मतलब स्ट्रेटेजी क्या थी? राइट। सेबी की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये एक सोची समझी टू स्टेज स्ट्रेटेजी थी, और खासकर एक्सपायरी डेज पर जब वॉलेटिलिटी वैसे ज्यादा होती है। अच्छा, 2 स्टेज। हाँ, स्टेज 1 था अग्रेसिव बाइंग। ट्रेडिंग डे के शुरू में जेन स्ट्रीट की जो इंडियन आर्म है, जेएसआई इन्वेस्टमेंट्स, उसने भारी मात्रा में बैंक निफ्टी स्टॉक्स और फ्यूचर्स खरीदे। ओके। इससे हुआ ये कि इंडेक्स प्राइसेस आर्टिफिशियली ऊपर चले गए। सेबी ने करीब 4,370 करोड़ की ऐसी बाइंग नोट की है, वो भी तब जब इंडेक्स असल में गिर रहा था। इंटरेस्टिंग। तो पहले मार्केट को ऊपर खींचा, फिर आता है स्टेज 2, स्ट्रेटेजिक सेलिंग। साइमल्टेनियसली जब वो ये बाइंग कर रहे थे, फर्म ने बैंक निफ्टी इंडेक्स ऑप्शंस में लार्ज स्केल पर बेरिश पोजीशंस बना लिए थे। बेरिश पोजीशंस मतलब उन्होंने ऐसे ट्रेड्स लगाए जिससे मार्केट गिरने पर फायदा हो, जैसे सस्ते पुट ऑप्शंस खरीदना जो इंडेक्स गिरने पर प्रॉफिट देते हैं, और महंगे कॉल ऑप्शंस बेचना। एग्जैक्टली, जिनकी वैल्यू इंडेक्स गिरने पर कम होती है। फिर ट्रेडिंग डे के एंड में उन्होंने सुबह की हुई बाइंग को अग्रेसिवली बेचा। अच्छा। जिससे इंडेक्स तेजी से नीचे गिरा और उनके ऑप्शंस पोजीशंस वो प्रॉफिटेबल हो गए। ये तो काफी कैलकुलेटेड लगता है। और इसमें मार्किंग द क्लोज जैसी टैक्टिक का भी जिक्र है। इसका क्या मतलब हुआ? बिल्कुल, मार्किंग द क्लोज का मतलब है क्लोजिंग पीरियड, यानी मार्केट बंद होने से ठीक पहले इतनी हैवी सेलिंग करना कि क्लोजिंग प्राइस दब जाए। ओह। इससे उनके शॉर्ट कॉल या लॉन्ग पुट पोजीशंस को और फायदा मिलता था। सेबी का कहना है कि इन एक्शंस के पीछे कोई जेन्युइन, प्लॉजिबल, इकोनॉमिक, रैशनल या बिजनेस लॉजिक नहीं दिख रहा था, सिवाय मार्केट को मैनिपुलेट करने के। एसेंशियली वो पहले ही एक तरह से तय कर लेते थे कि मार्केट को किस डायरेक्शन में ले जाना है। हाँ, और फिर उस इनसाइडर नॉलेज का इस्तेमाल करके ऑप्शन से पैसा बना रहे थे। प्रिसाइसली, एंड द स्केल इज स्टैगरिंग। सेबी के अनुसार सिर्फ जनवरी 2023 से मार्च 2025 के बीच इस फर्म ने इंडियन इक्विटी ऑप्शंस ट्रेडिंग से 43,289 करोड़, ये रफली $5 बिलियन है, हाँ, का मुनाफा कमाया। $5 बिलियन? हाँ, ये तो बहुत बड़ी रकम है। हाँ, ये रकम भारत के कई मिड साइज्ड बैंक्स की कुल सालाना कमाई से भी शायद ज्यादा हो, जस्ट टू गिव अ सेंस ऑफ स्केल। सेबी ने इसमें से 4,843.57 करोड़ रुपीस को अनलॉफुल गेन्स मानते हुए जब्त करने का ऑर्डर दिया है। इसका सीधा असर तो रिटेल ट्रेडर्स पर पड़ा होगा, है ना, जो अक्सर एक्सपायरी डेज पे ट्रेड करते हैं। बिल्कुल। वो इन आर्टिफिशियल प्राइस स्विंग्स को समझ नहीं पाए होंगे और उन्हें नुकसान हुआ होगा। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई रेस शुरू होने से पहले चुपके से दूसरी गाड़ियों के टायर थोड़े ढीले कर दे और फिर शर्त लगाए कि कौन हारेगा। सही कहा। और ये चिंताजनक है, क्योंकि सेबी की अपनी स्टडी बताती है कि 10 में से 9 रिटेल ट्रेडर्स डेरिवेटिव्स में पैसा गंवाते हैं। 9 में से 10? हाँ, ये मैनिपुलेशन इस ट्रेंड को और खराब करता है। रिटेल इन्वेस्टर्स पर इस तरह के असर को देखते हुए ही सेबी का ये बैन इतना सिग्निफिकेंट हो जाता है। हाँ, ये कड़ा संदेश तो है। डेफिनेटली, कि मैनिपुलेशन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, स्पेशली अब जब रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़कर 41% तक पहुंच गया है। इससे मार्केट इंटेग्रिटी मजबूत होती है। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है, क्या सिर्फ एक फर्म को बैन करना काफी है? जेन स्ट्रीट जैसी बड़ी फर्म जो बाजार में काफी लिक्विडिटी प्रोवाइड करती थी, हाँ, मार्केट मेकिंग में उनका बड़ा रोल था। तो उनके हटने से शॉर्ट टर्म में बाइंग सेलिंग थोड़ी मुश्किल हो सकती है, प्राइसेस में उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। बिल्कुल, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पर असर पड़ सकता है। पर बिगर क्वेश्चन ये है कि क्या सिस्टम में ही गहरे बदलावों की जरूरत है ताकि रिटेल इन्वेस्टर्स को ऐसे सोफिस्टिकेटेड प्लेयर से बचाया जा सके? डेफिनेटली, ये एक बड़ा सवाल है। सेबी कुछ कदम उठा भी रही है, जैसे डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग को ट्रेडर की इनकम या नेटवर्थ से लिंक करने का प्रपोजल है। अच्छा। और रिस्क डिस्क्लोजर्स को और स्ट्रिक्ट बनाने पर जोर है। बट द चैलेंज रिमेन्स, टेक्नोलॉजी और कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स का जमाना है। क्या रेगुलेशन हमेशा एक कदम पीछे रहेगा? ये तो सोचने वाली बात है। हाँ। और सबसे जरूरी सवाल,
इस कॉम्प्लेक्स प्लेग्राउंड में रिटेल इन्वेस्टर्स खुद को कैसे सेफ रख सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर शायद सबको सोचने की जरूरत है। इंडीड, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय के गहन विश्लेषण के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।